हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स और डॉक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग। इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में आज हम यूनिट नंबर 21 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस हम आप सभी को प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं जो टॉपिक हम आपको पेड क्लासेस में कवर करा रहे हैं, सो दैट अगर ये क्लास आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं भी देखते हैं तो आपको जिन्होंने जीआईबी के महापैक 2.0 पेड क्लासेस को एनरोलमेंट किया हुआ है उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां से आपने क्लियर कर लिया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है और वहां पर क्वेश्चंस भी हैं, वहां से भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब फेसबुक पर भी आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सो दैट यहां पर जो लिंकेज है वो अच्छा हो आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में आप 60 प्लस स्कोर का टारगेट बना के चलो। अभी जो एग्जाम होगा मई 2024 में, मई 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मई 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें अपना टारगेट बना के चलिए कि हमें कम से कम स्कोर करना है 60 प्लस मार्क्स। ये कर सकते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, तो अपनी आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर जरूर फोकस करें, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर जरूर ध्यान दें। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। और अगर एक एक टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहते हैं कि एक एक टॉपिक मेरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चले, तो ये कहां पर, ये आपका JAIIB का जो महापैक है ना, जिसमें हम कहां पर बात कर रहे हैं, GIB का जो महापैक, ठीक है, महापैक 2.0 है, उसमें एनरोलमेंट करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर मैं किसकी, BCSBI की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम किसकी, BCSBI की बात करते हैं तो व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। प्राइमरी रोल क्या है यहाँ पर BCSBI का। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू एक्ट एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंडियन बैंक्स। बी कहता है टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर रेड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल बैंकिंग ग्रीवेंसेस। सी कहता है टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर कस्टमर सर्विस। एंड जो डी है टू डायरेक्टली मैनेज द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स ऑफ द बैंक। देखिए, जो BCSBI है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, अब तो ये डिसॉल्व हो गया, अब तो इसको हटा दिया गया है, लेकिन इसको बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो यहां पर कस्टमर को बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बैंक ने जो सर्विसेज कस्टमर को प्रॉमिस की हैं, बैंक इंश्योर करें कि वो प्रॉमिस अपने फुलफिल करें, वो सर्विसेज यहां पर मिल जाएं। उसके बाद में दूसरा, यहां पर जो भी कस्टमर है बैंक का, उसे यहां पर एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। किसी कस्टमर के साथ में कोई भेदभाव, है ना, पार्शियलिटी यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन BCSBI के हम प्राइमरी रोल की बात करते हैं तो वही हो जाएगा। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर कस्टमर सर्विस। जो यहां पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस में जब कस्टमर सर्विस की बात आती है तो उसमें मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो कम से कम मेंटेन करें, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज हम कस्टमर को यहां पर डिलीवर करें। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहां पर, व्हाई डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड टू डिसॉल्व बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इन 2020। तो 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने डिसाइड किया कि हम BCSBI को हटा देंगे, उसको डिसॉल्व कर देंगे यहां पर, और RBI ने ऐसा कर भी दिया। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कर भी दिया गया। तो ऐसा क्यों किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने,
ऑप्शन नंबर ए कहता है ड्यू टू फेलियर ऑफ बीसीएसबीआई इन इंप्रूविंग बैंकिंग सर्विसेज। बी कहता है बिकॉज दी बीसीएसबीआई रिप्लेस्ड दी रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीआई। सी कहता है सिंस इट्स कोड्स हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू द कस्टमर सर्विस पॉलिसीज ऑफ द बैंक्स। एंड डी एज इट मैंडेटेड लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर बैंक्स बियॉन्ड आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें से हम किसके ऊपर टिक करें? तो भाई अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, आरबीआई डिसाइड टू डिसॉल्व, आरबीआई ने क्यों डिसाइड किया? तो इसके पीछे का जो बड़ा रीजन है, सिंस इट्स कोड हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू द कस्टमर सर्विस पॉलिसीज ऑफ द बैंक्स। तो बैंक्स की जो सर्विस पॉलिसीज हैं उसमें इसके जो कोड्स हैं वो यहां पर इंटीग्रेट हो चुके हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो इसका काम खत्म हो गया यहां पर। अब इसके बाद में अगर कोई शिकायत रहती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है, यानी जो इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन बना हुआ है वहां पर जाकर कस्टमर शिकायत करे, ठीक है, अगर बैंक की तरफ से वो मिनिमम सर्विसेज इसको यहां पर नहीं मिलती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द बीसीएसबीआई। अच्छा, जब यहां पर बीसीएसबीआई को सेटअप किया गया था तो बीसीएसबीआई का काम था कि कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर यहां पर एस्टेब्लिश करे, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करे यहां पर, जो बैंक्स के लिए इशू किए जाएं, बैंक्स के लिए जारी किया जाए, और बैंक यहां पर ये जो फैसिलिटीज हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे केस में टू प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। बी कहता है टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर कस्टमर सर्विस। सी कहता है टू रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय मेंबर बैंक्स। एंड डी कहता है टू सर्व एज ए रिप्लेसमेंट फॉर रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से हम कहां पर टिक करें? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। जो जब बीसीएसबीआई को सेटअप किया गया तो यहां पर मिनिमम जो स्टैंडर्ड हैं बैंकिंग प्रैक्टिसेस और फॉर कस्टमर सर्विस, इनको सेटअप करने के लिए, इनको बनाने के लिए ही यहां पर बीसीएसबीआई को बनाया गया था, और यही इसका प्राइमरी पर्पस था अभी यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर, What role did BCSBI play in enhancing public awareness about banking codes and standards? तो यहां पर जो BCSBI की तरफ से बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बनाए गए, इसके लिए BCSBI ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया यहां पर, एंड इट एनहांसिंग पब्लिक अवेयरनेस। तो इसने क्या किया, यहां पर जो पब्लिक अवेयरनेस है वो फैलानी स्टार्ट कर दी, और काफी हाई लेवल पर, बड़े लेवल पर पब्लिक अवेयरनेस को यहां पर इंक्रीज किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है इट रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट बैंकिंग कोड्स टू इंटरनल बैंक कम्युनिकेशंस। बी कहता है इट एक्टेड एज ए डायरेक्ट मीडिएटर इन इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट्स। सी कहता है इट प्रमोटेड द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू वेरियस पब्लिक चैनल्स। एंड डी कहता है यहां पर इट एक्सक्लूसिवली यूज्ड बैंकिंग चैनल्स फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज। इनमें से किसके ऊपर टिक करें? ठीक है, तो अगर हम बीसीएसबीआई के रोल की बात करते हैं तो उस पब्लिक अवेयरनेस को फैलाने के लिए इसने क्या किया, तो इसने यहाँ पर बहुत सारे जो पब्लिक चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया, डिफरेंट टाइप की जो पब्लिक चैनल्स हैं उनका यूज किया। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसका इस्तेमाल किया गया है ना, अपनी वेबसाइट्स का यूज किया, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे कैंपेन्स चलाए गए इनकी तरफ से, ठीक है, एंड टीवी पर भी इसके कुछ पहले अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ आता रहता था। तो एंड कहीं जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो इट प्रमोटेड दी कोड्स एंड स्टैंडर्ड। तो कोड्स एंड स्टैंडर्ड को प्रमोट करने के लिए कई तरह के जो पब्लिक चैनल्स हैं वो बीसीएसबीआई की तरफ से यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, उसने यूज किया इनका। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या बताता है, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर मैं बीसीएसबीआई की बात करूं यहां पर, है ना, ये जो बीसीएसबीआई है, बीसीएसबीआई का मेन एम क्या है यहां पर, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन एम ऑफ
दी बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI का। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू डायरेक्टली रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट सेट बाय द बैंक्स। बी कहता है टू सर्व एज द प्राइमरी लीगल बॉडी इन बैंकिंग डिस्प्यूट्स। सी कहता है टू डेवलप एंड प्रमोट वॉलंटरी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर फेयर कस्टमर ट्रीटमेंट। एंड डी कहता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कस्टमर इन डिस्प्यूट विद देयर बैंक्स। इनमें से कौन सा है जो हमारा करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। टू डेवलप एंड प्रमोट वॉलंटरी कोड्स, है ना, जो यहां पर वॉलंटरी कोड्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जो कोड्स एंड स्टैंडर्ड हैं, सो दैट कस्टमर को फेयर ट्रीटमेंट मिले। यहां पर कस्टमर के साथ में कोई चीटिंग ना हो, कस्टमर के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो। जो भी यहाँ पर कस्टमर को प्रॉमिस किया गया है, बैंक अपने जो भी कस्टमर को यहाँ पर जो भी बैंक ने प्रॉमिस किया है, बैंक अपने प्रॉमिस को यहाँ पर पूरा करे, कंप्लीट करे, फुलफिल करे यहाँ पर। तो आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ हैज दी कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर इवॉल्व सिंस इट्स इंसेप्शन। अगर मैं कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट की बात करता हूं जो कस्टमर के लिए है, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर इवॉल्व सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से ये बना है, तो इट हैज रिमेन अनचेंज्ड सिंस इट्स रिलीज इन 2006। इट हैज बीन रिवाइज मल्टीपल टाइम टू एनहांस बैंकिंग प्रैक्टिसेस एंड कस्टमर सर्विस। सी कहता है इट हैज ग्रेजुअली रिड्यूस द स्टैंडर्ड्स फॉर कस्टमर सर्विस। एंड डी कहता है इट हैज शिफ्टेड इट्स फोकस अवे फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो भाई अगर मैं कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट की बात करूं, जो कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर है ना, टू कस्टमर है, उससे रिलेटेड है, तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो इट हैज बीन रिवाइज्ड, इसको कहीं है ना रिवाइज किया गया है मल्टीपल टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स इसको यहां पर रिवाइज किया गया है, सो दैट जो बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको एनहांस किया जा सके, जो कस्टमर सर्विस है उनको एनहांस किया जा सके यहां पर समय के साथ साथ। तो आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड डेवलप्ड बाय BCSBI फॉर मेंबर बैंक्स। जो है ना, अगर हम BCSBI की बात करें, उसने ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको डेवलप किया मेंबर्स बैंक के लिए, मेंबर बैंक्स के लिए उसको डेवलप किया गया। तो इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑप्शन नंबर ए कहता है टू सेंट्रलाइज द बैंकिंग सिस्टम अंडर ए सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी। बी कहता है टू लिमिट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक्स। सी कहता है टू प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स। एंड डी कहता है टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए? तो अगर हम की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो भी कोड यहां पर डेवलप किए गए हैं BCSBI के द्वारा मेंबर बैंक्स के लिए, तो उसमें जो भी बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो गुड हों, फेयर हों, ठीक है। इस चीज को प्रमोट करने के ऊपर बहुत फोकस किया गया। जो भी यहां पर मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कस्टमर के लिए, जो भी बैंक कस्टमर के लिए सेटअप किया गया है, उनको यहां पर प्रमोट करना ऑब्जेक्टिव रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? सी, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, इसको ध्यान से पढ़िए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। जो यहां पर कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर है, उससे रिलेटेड अगर हम बात करें यहां पर, तो कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो इसमें कवर होगा, किस तरह की सर्विसेज को इसमें कवर कर लिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली जो ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे करंट एंड सेविंग अकाउंट है, वो कवर होंगे। सोनली जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वो कवर है यहाँ पर। सी कहता है ए वाइड रेंज ऑफ इंक्लूडिंग डिपॉजिट, पेमेंट सर्विस, लोन, डिजिटल प्रोडक्ट, ये कवर होंगे। और डी कहता है एक्सक्लूसिवली थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मार्केट दैट इज मार्केटेड बाय दी बैंक्स हैं, वो इसमें कवर होंगे। तो ये आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा कवर होगा इसमें। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें डिपॉजिट अकाउंट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD RD वो सब आ जाएंगे। पेमेंट सर्विसेज हैं, लोन है यहाँ पर, लोन एंड एडवांसेस,
और इसके साथ साथ जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं ये सब यहाँ पर कवर होते हैं, ये सब यहाँ पर कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर के अंडर में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज इंक्लूडेड इन राइट टू फेयर ट्रीटमेंट कमिटमेंट बाय मेंबर बैंक टू देयर कस्टमर। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज एंड एडहियरिंग टू एथिकल प्रिंसिपल्स इन डीलिंग्स। बी कहता है ensuring profitability of banking product for the banks। सी कहता है offering financial advice on investment strategies। डी कहता है limiting banking services to high net worth individuals। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए? तो ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना आंसर शेयर करते चलिए। तो अगर हम राइट टू फेयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो राइट टू फेयर ट्रीटमेंट में जो प्रोविजन कवर होते हैं वो प्रोविजंस ये कहते हैं कि प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज, है ना, प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज एंड एडहियरिंग टू एथिकल प्रिंसिपल्स इन डीलिंग। जब कस्टमर के साथ में डील कर रहे हैं तो यहां पर एथिकल प्रिंसिपल्स को बैंक को फॉलो करना है यहां पर, ठीक है। जब भी हम कस्टमर को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं या कस्टमर के साथ में डील कर रहे हैं तो एथिकल प्रिंसिपल्स को बैंक को फॉलो करना चाहिए। इसके ऊपर यहां पर मेन फोकस किया गया है। तो इसमें हम टिक करेंगे किसके ऊपर? ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अंडर दी राइट टू ट्रांसपेरेंसी, है ना, जो यहां पर राइट टू ट्रांसपेरेंसी है, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग कमिटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जो राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर, ऑनेस्ट एंड डीलिंग कमिटमेंट की बात करते हैं, व्हाट आर मेंबर बैंक्स एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड टू कस्टमर, है ना। अगर हम किसकी बात करते हैं, यहां पर जो मेंबर बैंक्स हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड टू दी कस्टमर क्या होगा यहां पर? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इन इंटरनेशनल मार्केट्स। बी कहता है टाइमली एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सी कहता है फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर कस्टमर ग्रीवियंस। एंड डी कहता है एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रिविलेज बेस्ड ऑन कस्टमर फाइनेंशियल स्टेटस। तो अगर हम राइट टू ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग कमिटमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या है? तो यहां पर हमें कस्टमर को टाइमली और एडिक्वेट जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करनी है। जो भी बैंक के फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो टॉपिक हम आपको पेड क्लासेस में करवा रहे हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी लेवल की हो। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कितना स्कोर किया है आपने, जल्दी से मेरे साथ में अपना जो स्कोर है वो शेयर कर दीजिए। कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। लगातार हम आपको RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की रेगुलर बेसिस पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर आपको तैयारी करवा रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर हम लगातार आपको रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम किसकी बात करें, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस भी आपके लिए रेगुलर बेसिस पर आ रही हैं, ठीक है। ये पेड क्लासेस आपको कहां पर मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी अगर आपके पास में GIB का महापैक है तो वहां पर ये पेड क्लासेस आपको इंस्टेंट बेसिस पर मिल जाएंगी। वहां पर हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है MKIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मॉड्यूल सी का लास्ट टॉपिक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको लेकर बात करेंगे हम लोग। इसको लेकर काफी कुछ डिस्कशन हो भी चुका है, इसके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं और कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं इस क्लास में। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हमेशा टारगेट बना के चलो कि मुझे 60+ मार्क्स लेकर आने हैं। और अगर रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में आप 60+ मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए इस सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत आसान है। तो यूनिट नंबर 22 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ टाइप क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज, अगर मैं किसकी बात करूं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MKIS इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
अगर मैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पर्पज है, यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव इसका होगा। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MKIS इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू लिमिट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बी कहता है टू जनरेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्लो टू एड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन मार्केटिंग। सी कहता है टू फोकस सोनली ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। एंड डी कहता है टू ऑटोमेट ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ए, बी, सी एंड डी, इन चारों में से किसके ऊपर टिक किया जाए। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा काम होता है वो है कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसको जनरेट करना, उसको प्रोसेस करना, ठीक है। जब भी जो भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चाहिए वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे। एंड उसके लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यहां पर चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट हो या टॉप मैनेजमेंट हो, जब भी उनको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जब भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। और उसी के बेसिस पर, है ना, उसी के बेसिस पर यहां पर इन्फॉर्म जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है, सो दैट ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में यहां पर हेल्प करे। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाई माइट many companies not fully utilize the latest information technologies in their marketing information system। है ना, इंडिया में अगर आप देखोगे बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अभी भी फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं करती जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे हम MKIS की बात करते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो इसके पीछे का रीजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है देयर इज an oversupply of information not necessarily of the type or accuracy required। तो चार ऑप्शन को पढ़िए, मैं आपको ऑप्शन डिफाइन करते जाऊंगा, है ना, जो आंसर वाला ऑप्शन है उसको मैं आपके साथ में डिफाइन करूंगा। चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद में मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए। तो इसके पीछे का जो बड़ा रीजन है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है अगर आज के टाइम में देखोगे, ठीक है, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जो ओवर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना। ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत नहीं है, देयर इज नो, है ना, जिसकी नीड नहीं है, नॉट नेसेसरली ऑफ टाइप ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो इसमें हम किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज ए फंडामेंटल फंक्शन ऑफ ए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। है ना, अगर मैं किसकी, MKIS की बात करूं, है ना, अगर यहां पर जो MKIS है उसकी बात की जाए, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजिंग मार्केटिंग डेटा, जो मार्केटिंग डेटा है उसको मैनेज करने के लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके फंडामेंटल फंक्शंस क्या हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी चार ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए कि A, B, C, D इन चारों में से हम किसके ऊपर टिक करें जब हम फंडामेंटल फंक्शंस की बात करते हैं। तो भाई यहां पर अगर हम फंडामेंटल फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें जो मेन काम है वो क्या करता है, डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, है ना, जो भी यहाँ पर डेटा है इंफॉर्मेशन उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको एनालाइज करना, इसके साथ साथ उसको स्टोर करना, है ना, और जो इंफॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करना, यानी उसका कैटेगराइजेशन करना एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी यहाँ पर जरूरत है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन यहाँ पर कर दिया जाता है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो किससे रिलेट करेगा। हाउ डज MKIS, अगर मैं किसकी, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं, हाउ डज MKIS इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ द डेटा इट मैनेज फॉर मार्केटिंग डिसीजंस। तो यहां पर जो भी मार्केटिंग डिसीजंस हैं, मार्केटिंग डिसीजंस के लिए डेटा को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट आती है, डेटा को मैनेज करता है।
तो हाउ डज MKIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ द डेटा, अगर डेटा की इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, एंड इट मैनेज फॉर मार्केटिंग डिसीजन। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय ओनली स्टोरिंग डेटा indefinitely without analyzing its relevance. B कहता है by focusing solely on the disseminations of unprocessed data. C कहता है by evaluating the accuracy and reliability of collected information for decision making. And D कहता है by using data exclusively from primary sources like consumers and retailers. तो इनमें से किसके ऊपर टिक करें? तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी। सी के ऊपर टिक करेंगे, सी करेक्ट आंसर है। इसके लिए यहां पर इवेल्युएशन करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो बाय इवेल्युएटिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, है ना, जो भी यहां पर डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसकी एक्यूरेसी एंड जो रिलायबिलिटी है उसका यहां पर इवेल्युएशन किया जाता है ना, दैट इज इवेल्युएटेड, उसका यहां पर इवेल्युएशन किया जाएगा। तो इसमें हम किसके ऊपर? सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम इन ए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। ये जो MKIS है, ठीक है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें अगर आप इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम के रोल की बात करेंगे, जो इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम है वो क्या रोल प्ले करता है, उसका रोल यहाँ पर क्या रहता है ना, अगर हम उसके रोल की बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू एक्सक्लूसिवली मैनेज कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फीडबैक। बी कहता है टू प्रोवाइड रिटेल टाइम इंटरनल डेटा सच एज सेल्स, टर्नओवर एंड कॉस्ट फॉर मार्केटिंग एनालिसिस। सी कहता है टू कंडक्ट एक्सटर्नल मार्केट रिसर्च फॉर कॉम्पिटिटर एनालिसिस। डी कहता है टू सेंट्रलाइज एक्सटर्नल मार्केटिंग इंटेलिजेंस ओनली। तो क्या रोल रहेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम इन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो यहां पर अगर उसके रोल को देखेंगे आप, तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। टू प्रोवाइड रियल टाइम इंटरनल डेटा, है ना, यहां पर रियल टाइम बेसिस पर जो इंटरनल डेटा है उसको प्रोवाइड करना, है ना, जैसे यहां पर सेल्स टर्नओवर है, कॉस्ट फॉर मार्केटिंग एनालिसिस है ना, इसके लिए यहां पर काम करना। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे? बी के ऊपर टिक कर देंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्हाट डिस्टिंग्विश द मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम विद इन द MKIS। अगर मैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में यहां पर जो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है, उसका रोल क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इट हैंडल्स द डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बी कहता है इट गैदर्स द इंफॉर्मेशन ऑन ब्रॉड मार्केट ट्रेंड्स एंड जनरल इंडस्ट्री डेटा। सी कहता है इट फोकस ऑन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम थ्रू मेथड्स लाइक सर्वेज। डी कहता है इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो अगर हम यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम की बात करते हैं, जो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है दैट इज विद इन दी MKIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? उसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। इट फोकसेस ऑन, इसका जो मेन फोकस है किसके ऊपर रहता है? इट फोकसेस ऑन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के ऊपर फोकस रहता है ना, फॉर स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स थ्रू मेथड्स लाइक सर्वेज। तो इसके लिए जो सर्वे वगैरह किए जाते हैं, है ना, इसके थ्रू यहाँ पर जो डेटा है उसको कलेक्शन का काम होता है। तो इसमें कुछ जो प्राइमरी सोर्स हैं, सेकेंडरी सोर्स हैं, उन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डेटा भी होता है, एक्सटर्नल डेटा भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डेटा भी है, बाहर का डेटा भी है, वो सारा का सारा इसमें यहाँ पर कलेक्टेड रहता है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनैलिटी ऑफ MKIS, है ना। अगर हम किसकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, जो MKIS है, अगर हम MKIS की फंक्शनलिटी की बात करते हैं, तो इसमें जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, अगर मैं किसकी मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम की बात करूं, वो किस तरीके से यहां पर कंट्रीब्यूट करता है MKIS की फंक्शनलिटी को,
ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन इंटरनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। बी कहता है यहाँ पर बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस कंपोनेंट टू यूटिलाइज कंप्यूटराइज डेटा फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सी कहता है बाय लिमिटिंग डिसीजन मेकिंग टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ओनली। एंड डी कहता है बाय मैनेजिंग कस्टमर सर्विस इंक्वायरीज विदाउट यूटिलाइजिंग मार्केटिंग डेटा। तो जो MKIS हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जब उसकी फंक्शनलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट हो या साइंस सिस्टम है, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस चीज के ऊपर रहता है, जो यहाँ पर कई तरह के कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरह के कंपोनेंट्स हैं, उनका इंटीग्रेशन करता है, उनको एक जगह लाता है। जैसे अगर आप देखोगे सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, तो एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, इन सभी को एक जगह इंटीग्रेट करता है और वहां से पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस है ना, ये जो डेटा है, ये कंप्यूटराइज डेटा, इसका इस्तेमाल किया जा सके सो दैट जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो यहाँ पर मिले, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर का डेटा भी आता रहता है, तो उसके साथ में भी आप बेहतर तरीके से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये क्या कहता है, व्हाट वाज आइडेंटिफाइड एज ए क्रिटिकल फैक्टर फॉर बिजनेसेस टू मेंटेन ए कॉम्पिटिटिव एज अकॉर्डिंग टू MKIS मॉडल इवैल्यूएशंस। तो यहां पर जब हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर उसमें एक आइडेंटिकल है ना, अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं, ढूंढने की बात करते हैं कि क्रिटिकल फैक्टर क्या है किसी भी बिजनेस के लिए, सो दैट उसको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एज मिल सके। तो इसके लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो मॉडल है उसको इवेल्युएट किया गया, इवेल्युएशन हुआ, उसकी खोज हुई और उसको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो क्या है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, वो बोलता है रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग रिसर्च विदाउट टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर विश्वास करना, उसके ऊपर है ना ट्रस्ट करना, यहाँ पर बिल्कुल गलत है। द नेसेसिटी ऑफ हैविंग एन MKIS टू efficiently and effectively respond to the market needs। तो भाई बिल्कुल सही है, यहाँ पर यहाँ जो MKIS है वो क्या करता है, मार्केट की अभी नीड्स क्या है, मार्केट की अभी करंट में जरूरत क्या है यहाँ पर, है ना, उसको रिस्पोंड करता है, उसके लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करता है। ये मार्केट में अभी क्या चाहिए, मार्केट की क्या जरूरत है ना, तो मार्केट की नब्ज को समझने का जो काम है वो MKIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो बहुत सारे सर्वे होते हैं उसके बेसिस पर जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एज ऑब्जर्व इन द स्टडी। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें कंप्यूटर्स क्या रोल प्ले करते हैं, उनका प्राइमरी रोल क्या है यहाँ पर, तो टू रिप्लेस द नीड फॉर मार्केटिंग मैनेजर्स एंटायरली। बी कहता है टू फैसिलिटेट रिट्राइवल एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग रिलेटेड डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। सी कहता है टू सर्व एक्सक्लूसिवली फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन ब्रांचेस वाया हाइपर टेक्स्ट। और डी कहता है टू लिमिट एक्सेस टू मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टू ए फ्यू टॉप एग्जीक्यूटिव। है ना, इसमें हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे आंसर को इंडिकेट करेगा यहाँ पर। तो अगर आप प्राइमरी रोल को देखेंगे तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा है जो डिसीजन मेकिंग के चाहिए, उस डेटा को रिट्राइवल करना, उस डेटा को इकट्ठा करना, उस डेटा को कलेक्ट करना, उस डेटा को एनालाइज करना, है ना, यही काम होता है यहाँ पर MKIS का, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। सो दैट जो मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो उनके पास में रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसी के बेसिस पर वो डिसीजन ले पाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रांचेस एंड मेन ऑफिस। तो जो भी यहाँ पर ब्रांच होती है, जो भी यहाँ पर मेन ऑफिस होते हैं, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, ठीक है, जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करती है इंफॉर्मेशन को ब्रांचेस और मेन ऑफिस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेल सर्विसेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रीडोमिनेंटली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, सोनली थ्रू हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया,
ओनली यूजिंग फेस टू फेस मीटिंग विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। तो फेस टू फेस तो अब जो मीटिंग्स हैं है ना वो ख़त्म ही होती जा रही है, जूम के थ्रू मीटिंग हो रही है, ठीक है। या और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेल सर्विस है वो भी लगातार कम होती जा रही है। तो यहाँ पर प्रीडोमिनेटली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन जो बोर्ड्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जो मेन ऑफिस है और जो ब्रांचेस हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसमें किसके ऊपर टिक करेंगे हम लोग? बी के ऊपर टिक कर देंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडर 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की प्रिपरेशन हम आपको लगातार करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास में JAIIB का महापैक है तो JIB के महापैक में डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिल रही होंगी, ठीक है। डेली बेसिस पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां पर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया और इस टॉपिक का नाम है सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन नाम का जो टॉपिक है वो हमने कवर किया है ना, इसकी जो प्रिपरेशन है हमने आपको करवाई। तो इसी टॉपिक के मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। दिस इज द यूनिट नंबर 16, यूनिट नंबर 16 हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं और जब भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है। यूनिट नंबर 16 के जो क्वेश्चन हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिट नंबर 16 के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें सिक्योरिटाइजेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर क्यों सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, टू पूल वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डेट एंड सेल देयर कैश फ्लो एज सिक्योरिटीज। और सी कहता है टू डायरेक्ट प्रोवाइड लोन टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। या डी कहता है टू इंश्योर द अंडरलाइंग एसेट्स अगेंस्ट डिफॉल्ट। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। जो भी यहां पर बैंक के पास में वेरियस लोन एंड एडवांसेस हैं, जो भी यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल डेट है बैंक के पास में, लोन है, उनको बैंक यहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके उनको मार्केट में सेल करके इन्वेस्टर को यहां पर अपना जो कैश फ्लो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, अपना कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ द सिक्योरिटीज। अच्छा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा भी चुका हूं, तो बढ़ते हैं हम, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं सो दैट वहां से आप जो प्रैक्टिस है वो करें, ठीक है। वहां से जो प्रैक्टिस है वो करना स्टार्ट करें आप लोग। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। और एक वेरी फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आया है। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, अकॉर्डिंग टू आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मास्टर डायरेक्शंस है उसके हिसाब से जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है फॉर लोन विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 24 मंथ्स। अगर कोई लोन यहां पर जिसका मैच्योरिटी पीरियड 24 महीने से ज्यादा का है तो उसमें यहां पर जो MRR है, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है, वो कितनी होती है। तो यहां पर जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है वो 10% की होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो कितना मिनिमम, कम से कम 10% यहां पर जो भी बुक वैल्यू है लोन की, है ना, लोन की जो भी बुक वैल्यू होगी उसका 10%, ठीक है, तो वो यहां पर सिक्योरिटाइज होगा, है ना, 10% कम बीइंग सिक्योरिटाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव ऑन सिक्योरिटाइजेशन विच एंटिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कोप ऑफ दीज रूल। आरबीआई की तरफ से यहां पर सिक्योरिटाइजेशन के जो रूल हैं उनको इश्यू किया गया, बैंक ने जो सिक्योरिटाइजेशन के जो रूल हैं उनको जारी किया। तो अगर मैं आरबीआई की बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स की बात करता हूं ऑन दी सिक्योरिटाइजेशन, तो कौन सी एंटिटीज हैं जिसको यहां पर एक्सक्लूड किया जाता है इन रूल से। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है वहां पर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो आएंगे, एंड ऑल इंडिया जो ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, या आरआरबीज और एनबीएफसी। तो इसमें जो दूर रखा गया है वो आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलग रखा गया है, ठीक है। इनके लिए, इनके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल यहां पर नहीं होते। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
एसेट्स इज नॉट एलिजिबल फॉर सिक्योराइजेशन अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। जो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इनमें से कौन सी जो एसेट है, कौन सी एसेट है जो एलिजिबल नहीं होगी सिक्योराइजेशन के लिए, जिसको बैंक सिक्योराइज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड एसेट्स फ्रॉम एन ओरिजिनेटिंग बैंक्स बैलेंस शीट। बी कहता है लोन विद बुलेट रीपेमेंट ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, होमोजेनियस पूल ऑफ डेट ऑब्लिगेशन फ्रॉम वेरियस ऑब्लिगर्स, या एसेट्स विद प्रोजेक्टेड इंप्लीमेंटेशन रिस्क। तो ऐसी एसेट्स, यह हमने आपको क्लास में बताई थी, ये बात ये हमने क्लास में भी कवर किया था कि ऐसे लोन जहां पर बुलेट रीपेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। बुलेट रीपेमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर कस्टमर ईएमआई में या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं करता। ठीक है, कस्टमर क्या करता है, यहां पर एक ही बार में बैंक को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट का पेमेंट कर देता है यहां पर। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट बैंक को एक ही झटके में, एक ही बार में मिल जाती है यहां पर। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो बुलेट रीपेमेंट वाला कॉन्सेप्ट कहलाएगा। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर लोन्स विद एन ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 2 years एंड अप टू 5 years, what is the required minimum holding period MHP in term of number of monthly installment as per RBI revised norms। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नॉर्म्स हैं यहां पर रिवाइज किए गए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नियम है वो चेंज किए गए हैं, उसमें बदलाव किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है यहां पर कि जो ओरिजिनल मैच्योरिटी है अगर 2 साल से ज्यादा है और 5 साल तक है, तो ऐसे केस में जो यहां पर मिनिमम होल्डिंग पीरियड है MHP है वो यहां पर कितना हो जाएगा। तो 3 months इंस्टॉलमेंट, 6 month, 9 months या 12 months। तो भाई ऐसे केस में इट इज, है ना, इट इज 9 months, 9 महीने हो जाएगा यहां पर। कम से कम 9 months की जो इंस्टॉलमेंट है वो यहां पर आ चुकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसको लेकर एक टेबल मैंने आप सभी को क्लास में प्रोवाइड की है। जो टेबल आपको क्लास में प्रोवाइड की है उस टेबल को आपको ध्यान रखना है, उसी से ये क्वेश्चन आपके लिए आया है, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट MRR फॉर बुलेट रीपेमेंट लोन। अगर कोई बुलेट रीपेमेंट लोन है तो उसमें जो MRR है वो यहां पर कितना होगा, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट कितना होगा यहां पर ऐसे लोन्स में। अगर उसका जो टेन्योर है अप टू 24 months है, 24 महीने का टेन्योर है, दैट इज एक्सटेंडेड टू इंडिविजुअल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। तो अगर यहां पर किसी इंडिविजुअल को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई लोन दिया गया है और उसका जो टेन्योर है वो 24 महीने तक का है, तो वहां पर MRR कितना होगा। तो ऐसे केस में 5% होगा, 10% होगा, 15% होगा, 20% होगा। तो भाई MRR के 2 ही प्रोविजन है यहां पर, है ना, MRR के 2 ही प्रोविजन है। अब या तो 5% है या 10% है, लेकिन ये किसके लिए है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उसके लिए है। तो मिनिमम रिटेंशन जो रिक्वायरमेंट है 24 महीने के लिए, तो दैट इज यहां पर 10%, है ना, वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, 10% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द लोन बीइंग सिक्योराइज्ड। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस हाउ शुड द मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट MRR टू बी मेंटेन बाय द एंटिटी दैट सिक्योरिटाइज द लोन्स। जो भी एंटिटी यहां पर लोन को सिक्योरिटाइज करेगी उसे जो MRR है वो कैसे, मिनिमम जो MRR है वो कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है वो उसे कैसे मेंटेन करके रखनी पड़ेगी यहां पर, है ना, वो बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि MRR शुड बी इंक्रीज proportionately with the rise in the book value of the loans। बी कहता है कि जो MRR है कैन बी रिड्यूस थ्रू hedging of credit risk और selling the retained interest। सी कहता है कि जो MRR है should be maintained as percentage of the annualized principal on an ongoing basis। और डी कहता है कि form of MRR should change periodically based on market conditions। तो भाई यहां पर अगर हम MRR की बात करते हैं तो बैंक को जो MRR है शुड बी मेंटेन एज ए परसेंटेज। ठीक है, जो भी यहां पर परसेंटेज मेंशन की गई है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है ऑनगोइंग बेसिस पर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी। ठीक है, जैसे कई बार जब कस्टमर EMI पे करता चला जाता है, इंस्टॉलमेंट पे करता चला जाता है, तो ऐसे केस में उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होता चला जाता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर रिड्यूस होता जा रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में, ठीक है, ऑनगोइंग बेसिस पर प्रिंसिपल अमाउंट का जो परसेंटेज होगा MRR में वो यहां पर बैंक को मेंटेन करना होगा।
तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट एलिजिबल फॉर ट्रांसफर अंडर द गाइडलाइंस फॉर सिक्योरिटाइजेशन बाय द डायरेक्ट असाइनमेंट, है ना। अगर आप देखोगे जो डायरेक्ट असाइनमेंट है उसके तहत जब यहां पर सिक्योरिटाइजेशन किया जाएगा, गाइडलाइंस फॉर सिक्योरिटाइजेशन बाय डायरेक्ट असाइनमेंट, इनमें से कौन सा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट एलिजिबल, कौन सी जो एसेट है वो एलिजिबल नहीं है यहां पर ट्रांसफर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जो स्टैंडर्ड एसेट्स इन ए बैंक पोर्टफोलियो, बी कहता है रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज सच एज कैश क्रेडिट अकाउंट्स एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, सी कहता है ए पार्ट ऑफ ए सिंगल स्टैंडर्ड एसेट, एंड डी कहता है पोर्टफोलियो ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, तो यहां पर रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज है ना, जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट्स है, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हैं, तो ये जो हैं वो यहां पर एलिजिबल नहीं है, इनको सिक्योराइजेशन नहीं कर सकते। यहां पर जो डायरेक्ट असाइनमेंट है इसमें यहां पर क्रिएट नहीं हो सकता, दैट इज नॉट अलाउड एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। यहां पर क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए, अटेम्प्ट करते जाइए, आंसर करते जाइए। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो डायरेक्ट असाइनमेंट है ऑफ एसेट्स, है ना, अगर हम एसेट्स के डायरेक्ट असाइनमेंट की बात करते हैं, हाउ इज द मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट ट्रीटेड इन द केस ऑफ ए पार्शियल सेल ऑफ एसेट्स। अगर यहां पर पार्शियल सेल ऑफ एसेट्स होता है तो ऐसे केस में जो एमआरआर है, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो एमआरआर है दैट इज वेव एंटायरली इन द केस ऑफ ए पार्शियल सेल ऑफ एसेट्स, बी कहता है कि जो एमआरआर है दैट इज डबल इन केस ऑफ पार्शियल सेल ऑफ एसेट्स, सी कहता है पोर्शन इक्विवेलेंट टू 5 और 10% ऑफ द पोर्शन सोल्ड इज ट्रीटेड एज एमआरआर डिपेंडिंग ऑन द एसेट्स, एंड डी कहता है कि जो एमआरआर है वो अप्लाई ओनली ऑन द पोर्शन ऑफ द एसेट दैट इज नॉट सोल्ड। तो भाई यहां पर जो एमआरआर है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो भी एसेट्स यहां पर बैंक की तरफ से सेल की जा रही हैं, बैंक जो भी एसेट बेच रहा है यहां पर, तो उसी प्रोपोर्शन में उसका 5% या 10% यहां पर कैलकुलेट होगा एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है उसके हिसाब से जहां 5% या 10% एप्लीकेबल हो रहा है, तो उस एसेट की जितनी प्रोपोर्शन को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 5 या 10% का जो एमआरआर है वो बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आया है, हाउ शुड दी ओरिजिनेटिंग बैंक मेंटेन दी अकाउंट्स फॉर मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट एमआरआर व्हेन ट्रांसफरिंग रिटेल लोन्स। तो यहां पर जो ओरिजिनेटिंग बैंक है वो किस तरीके से मेंटेन करेगा अकाउंट्स को, जब यहां पर मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने की बात आती है, जिसको जो रिटेल लोन है वहां पर ट्रांसफरिंग है ना, जब रिटेल लोन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको बताना है। चलिए तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। तो बैंक को यहां पर मेंटेन करना चाहिए कंसोलिडेटेड अकाउंट एमआरआर के लिए। जितने भी रिटेल लोन है, रिटेल लोन में कंसोलिडेटेड अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं। जो कॉर्पोरेट लोन है उसमें अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने हैं, ठीक है। लेकिन रिटेल लोन में यहां पर सभी को एग्रीगेट कर सकते हैं, सभी को टोटल कर सकते हैं, कंबाइन करके एमआरआर मेंटेन कर लो, एंड उसके साथ साथ जो क्लियर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है वो स्टेब्लिश कर लो। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का मतलब है कि जो भी हमने लोन दिया हुआ है उसका रीपेमेंट हमारे पास कब कब आएगा, उसका पैसा हमारे पास कब कब आएगा यहां पर, ठीक है। तो वो हमारा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हो जाएगा। तो बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट हैपन इफ दी ओरिजिनेटिंग बैंक एक्ट एज ए सर्विसिंग एजेंट फॉर द लोन ट्रांसफर इन टर्म ऑफ द एमआरआर। अगर जो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, और जब भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमेशा आपके पास अवेलेबल रहे, है ना। ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट होते जाएंगे टॉपिक पढ़ने के बाद में, है ना। मैं आपको ये पहले सजेस्ट जरूर करूंगा कि पहले आप इस टॉपिक को पढ़ जरूर लें, कवर जरूर कर लें, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तब मजा आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन का मैंने जेआईबी के महापैक 2.0 में कवर करा दिया है। तो जिन्होंने टॉपिक वहां पर पढ़ लिया है तो उन्हें बहुत सारी बातें ऑटोमेटिक समझ में आ रही होगी। एमआरआर क्या है यहाँ पर, है ना,
ये अभी हमने रिटेल लोन की बात की थी, वहां पर कंसोलिडेशन की बात की थी, ये क्या है यहाँ पर, ये हमने क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो अगर आपके पास में जीआईबी का महापैक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कर लो, आज ही एनरोलमेंट करो, आज से ही क्लासेस अटेंड कर लो। और अभी तो सेल भी लाइव चल रही है, जीआईबी के महापैक 2.0 में डबल वैलिडिटी ऑफर मिल जाएगा, 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है आपके लिए ये Y195, इस कोड का इस्तेमाल कर लो, है ना, इस कोड का यूज कर लीजिए। चलिए, तो भाई यहां पर बढ़ेंगे आगे एंड आंसर नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ओवरड्यू स्टेटस है लोन का, है ना, अगर किसी लोन का ओवरड्यू स्टेटस है ऑफ लोन ट्रांसफर शुड बी फ्रॉम बेसिस फॉर क्लासिफाइंग एमआरआर एज एनपीए। तो अगर कोई लोन का स्टेटस ओवरड्यू हो गया है और ये ओवरड्यू 90 डेज को अगर क्रॉस कर जाता है, 90 डेज से ज्यादा हो गया, तो ऐसे केस में वो एनपी हो जाएगा। तो जो भी यहां पर एमआरआर होगा, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट होगी, उसको यहां पर एज ए एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में उसको यहां पर लेकर आ जाएंगे। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, हाउ ऑफन शुड बैंक्स आइडेंटिफाई, according to RBI guidelines, how often should banks identify and list financial assets for sale to institution like ARC? तो बैंक यहां पर, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने एसेट्स को जो ARC है उनको सेल करते हैं, उनको बेचते हैं यहां पर। तो ये जो काम है वो बैंक्स को कब करना चाहिए, कब आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और ऐसी एसेट्स की लिस्ट बनाकर उनको ARC को सेल कर दें, उनको बेच दें यहां पर। तो इसके लिए ये जो काम है वो 1 साल में 1 बार होगा। ठीक है, तो जब यहां पर जो ईयर है स्टार्ट होता है, प्रिफरली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब ईयर स्टार्ट होता है 1 साल में 1 बार कम से कम ये काम करना चाहिए यहां पर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो सी होगा। तो ये हैं कुछ 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। लगातार हम आपको RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की रेगुलर बेसिस पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर आपको तैयारी करवा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम लगातार आपको रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम किसकी बात करें, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस भी आपके लिए रेगुलर बेसिस पर आ रही हैं। ठीक है, ये पेड क्लासेस आपको कहां पर मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी अगर आपके पास में जीआईबी का महापैक है तो वहां पर ये पेड क्लासेस आपको इंस्टेंट बेसिस पर मिल जाएंगी। वहां पर हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है MKIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मॉड्यूल सी का लास्ट टॉपिक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको लेकर बात करेंगे हम लोग। इसको लेकर काफी कुछ डिस्कशन हो भी चुका है, इसके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं और कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं इस क्लास में। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हमेशा टारगेट बना के चलो कि मुझे 60+ मार्क्स लेकर आने हैं। और अगर रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में आप 60+ मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए इस सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत आसान है। तो यूनिट नंबर 22 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ टाइप क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, अगर मैं किसकी बात करूं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MKIS इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पर्पस है, यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव इसका होगा। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MKIS इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए कहता है टू लिमिट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बी कहता है टू जनरेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्लो टू एड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन मार्केटिंग। सी कहता है टू फोकस सोनली ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। एंड डी कहता है टू ऑटोमेट ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ए, बी, सी एंड डी, इन चारों में से किसके ऊपर टिक किया जाए। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा काम होता है वो है कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसको जनरेट करना, उसको प्रोसेस करना।
ठीक है, जब भी जो भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चाहिए वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे। एंड उसके लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट हो या टॉप मैनेजमेंट हो, जब भी उनको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जब भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। और उसी के बेसिस पर, है ना, उसी के बेसिस पर यहाँ पर इन्फॉर्म जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है, सो दैट ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में यहाँ पर हेल्प करे। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाई माइट many companies not fully utilize the latest information technologies in their marketing information system। है ना, इंडिया में अगर आप देखोगे बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अभी भी फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं करती जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे हम MKIS की बात करते हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है, देयर इज एन ओवर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरली ऑफ द टाइप और एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो चार ऑप्शन को पढ़िए, मैं आपको ऑप्शन डिफाइन करते जाऊंगा, है ना, जो आंसर वाला ऑप्शन है उसको मैं आपके साथ में डिफाइन करूंगा। चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद में मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए। तो इसके पीछे का जो बड़ा रीजन है वो क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, अगर आज के टाइम में देखोगे, ठीक है, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जो ओवर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना। ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत नहीं है, देयर इज नो, है ना, जिसकी नीड नहीं है, नॉट नेसेसरली ऑफ टाइप ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो इसमें हम किसके ऊपर? ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज ए फंडामेंटल फंक्शन ऑफ ए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? है ना, अगर मैं किसकी, MKIS की बात करूं, है ना, अगर यहां पर जो MKIS है उसकी बात की जाए, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजिंग मार्केटिंग डेटा, जो मार्केटिंग डेटा है उसको मैनेज करने के लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके फंडामेंटल फंक्शंस क्या हैं यहाँ पर? ठीक है, तो इसमें भी चार ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए कि ABCD इन चारों में से हम किसके ऊपर टिक करें जब हम फंडामेंटल फंक्शंस की बात करते हैं। तो भाई यहां पर अगर हम फंडामेंटल फंक्शंस की बात करते हैं तो इसमें जो मेन काम है वो क्या करता है? डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, है ना, जो भी यहाँ पर डेटा है, इंफॉर्मेशन, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको एनालाइज करना, इसके साथ साथ उसको स्टोर करना, है ना, और जो इंफॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करना, यानी उसका कैटेगराइजेशन करना एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी यहाँ पर जरूरत है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन यहाँ पर कर दिया जाता है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो किससे रिलेट करेगा? हाउ डज MKIS, अगर मैं किसकी, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं, हाउ डज MKIS इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ द डेटा इट मैनेज फॉर मार्केटिंग डिसीजंस? तो यहां पर जो भी मार्केटिंग डिसीजंस हैं, मार्केटिंग डिसीजंस के लिए डेटा को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट आती है, डेटा को मैनेज करता है। तो हाउ डज MKIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ द डेटा? अगर डेटा की इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, एंड इट मैनेज फॉर मार्केटिंग डिसीजन, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय ओनली स्टोरिंग डेटा इंडेफिनेटली विदाउट एनालाइजिंग इट रिलेवेंस। बी कहता है बाय फोकसिंग सोनली ऑन दी डिसेमिनेशंस ऑफ अनप्रोसेस्ड डेटा। सी कहता है बाय इवेल्युएटिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड डी कहता है बाय यूजिंग डेटा एक्सक्लूसिवली फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस लाइक कंज्यूमर्स एंड रिटेलर्स। तो इनमें से किसके ऊपर टिक करें? तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी करेक्ट आंसर है। इसके लिए यहां पर इवेल्युएशन करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो बाय इवेल्युएटिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, है ना, जो भी यहां पर डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए
जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसकी एक्यूरेसी एंड जो रिलायबिलिटी है उसका यहाँ पर इवेल्युएशन किया जाता है ना, दैट इज इवेल्युएटेड, उसका यहाँ पर इवेल्युएशन किया जाएगा। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम इन ए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। ये जो MKIS है, ठीक है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें अगर आप इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम के रोल की बात करेंगे, जो इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम है वो क्या रोल प्ले करता है, उसका रोल यहाँ पर क्या रहता है ना, अगर हम उसके रोल की बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू एक्सक्लूसिवली मैनेज कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फीडबैक, बी कहता है टू प्रोवाइड रिटेल टाइम इंटरनल डेटा सच एज सेल्स, टर्नओवर एंड कॉस्ट फॉर मार्केटिंग एनालिसिस, सी कहता है टू कंडक्ट एक्सटर्नल मार्केट रिसर्च फॉर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, डी कहता है टू सेंट्रलाइज एक्सटर्नल मार्केटिंग इंटेलिजेंस ओनली। तो क्या रोल रहेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम इन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहां पर अगर उसके रोल को देखेंगे आप, तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, टू प्रोवाइड रियल टाइम इंटरनल डेटा, है ना। यहां पर रियल टाइम बेसिस पर जो इंटरनल डेटा है उसको प्रोवाइड करना, है ना, जैसे यहाँ पर सेल्स टर्नओवर है, कॉस्ट फॉर मार्केटिंग एनालिसिस है ना, इसके लिए यहाँ पर काम करना। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे, बी के ऊपर टिक कर देंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट डिस्टिंग्विश द मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम विद इन द MKIS। अगर मैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में यहाँ पर जो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है, उसका रोल क्या है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इट हैंडल्स द डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बी कहता है इट गैदर्स द इंफॉर्मेशन ऑन ब्रॉड मार्केट ट्रेंड्स एंड जनरल इंडस्ट्री डेटा, सी कहता है इट फोकस ऑन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम थ्रू मेथड्स लाइक सर्वेज, डी कहता है इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो अगर हम यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम की बात करते हैं, जो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है दैट इज विद इन द MKIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, उसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। इट फोकसेस ऑन, इसका जो मेन फोकस है किसके ऊपर रहता है, इट फोकसेस ऑन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के ऊपर फोकस रहता है ना, फॉर स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स थ्रू मेथड्स लाइक सर्वेज। तो इसके लिए जो सर्वे वगैरह किए जाते हैं, है ना, इसके थ्रू यहाँ पर जो डेटा है उसको कलेक्शन का काम होता है। तो इसमें कुछ जो प्राइमरी सोर्स हैं, सेकेंडरी सोर्स हैं, उन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डेटा भी होता है, एक्सटर्नल डेटा भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डेटा भी है, बाहर का डेटा भी है, वो सारा का सारा इसमें यहाँ पर कलेक्टेड रहता है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनैलिटी ऑफ MKIS, है ना। अगर हम किसकी, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें जो MKIS है, अगर हम MKIS की फंक्शनलिटी की बात करते हैं, तो इसमें जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, अगर मैं किसकी मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम की बात करूं, वो किस तरीके से यहां पर कंट्रीब्यूट करता है MKIS की फंक्शनलिटी को। ऑप्शन नंबर ए कहता है बाय एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन इंटरनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बी कहता है यहां पर बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस कंपोनेंट टू यूटिलाइज कंप्यूटराइज्ड डेटा फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सी कहता है बाय लिमिटिंग डिसीजन मेकिंग टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ओनली, एंड डी कहता है बाय मैनेजिंग कस्टमर सर्विस इंक्वायरीज विदाउट यूटिलाइजिंग मार्केटिंग डेटा। तो जो MKIS है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जब उसकी फंक्शनलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट हो या साइंस सिस्टम है, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस चीज के ऊपर रहता है, जो यहाँ पर कई तरह के कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरह के कंपोनेंट्स हैं, उनका इंटीग्रेशन करता है, उनको एक जगह लाता है। जैसे अगर आप देखोगे सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, तो एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, इन सभी को एक जगह इंटीग्रेट करता है और वहां से पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आता है यहाँ पर।
ठीक है, तो है ना, ये जो डेटा है, ये कंप्यूटराइज डेटा, इसका इस्तेमाल किया जा सके सो दैट जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो यहां पर मिले। क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर का डेटा भी आता रहता है, तो उसके साथ में भी आप बेहतर तरीके से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये क्या कहता है, व्हाट वाज आइडेंटिफाइड एज ए क्रिटिकल फैक्टर फॉर बिजनेसेस टू मेंटेन ए कॉम्पिटिटिव एज अकॉर्डिंग टू MKIS मॉडल इवैल्यूएशंस। तो यहां पर जब हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर उसमें एक आइडेंटिकल, है ना, अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं, ढूंढने की बात करते हैं कि क्रिटिकल फैक्टर क्या है किसी भी बिजनेस के लिए, सो दैट उसको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एज मिल सके। तो इसके लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो मॉडल है उसको इवेल्युएट किया गया, इवेल्युएशन हुआ, उसकी खोज हुई और उसको इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो क्या है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, वो बोलता है रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग रिसर्च विदाउट टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर विश्वास करना, उसके ऊपर है ना ट्रस्ट करना, यहाँ पर बिल्कुल गलत है। द नेसेसिटी ऑफ हैविंग एन MKIS टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड टू द मार्केट नीड्स, तो भाई बिल्कुल सही है। यहाँ पर यहाँ जो MKIS है वो क्या करता है, मार्केट की अभी नीड्स क्या है, मार्केट की अभी करंट में जरूरत क्या है यहाँ पर, है ना, उसको रिस्पोंड करता है, उसके लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करता है। ये मार्केट में अभी क्या चाहिए, मार्केट की क्या जरूरत है ना, तो मार्केट की नब्ज को समझने का जो काम है वो MKIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो बहुत सारे सर्वे होते हैं उसके बेसिस पर जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, What is the primary role of computers in marketing information system as observed in the study? अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें कंप्यूटर्स क्या रोल प्ले करते हैं, उनका प्राइमरी रोल क्या है यहाँ पर, तो टू रिप्लेस द नीड फॉर मार्केटिंग मैनेजर्स एंटायरली, बी कहता है टू फैसिलिटेट रिट्राइवल एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग रिलेटेड डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, सी कहता है टू सर्व एक्सक्लूसिवली फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन ब्रांचेस वाया हाइपरटेक्स्ट, और डी कहता है टू लिमिट एक्सेस टू मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टू ए फ्यू टॉप एग्जीक्यूटिव, है ना। इसमें हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे आंसर को इंडिकेट करेगा यहाँ पर। तो अगर आप प्राइमरी रोल को देखेंगे तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा है जो डिसीजन मेकिंग के चाहिए, उस डेटा को रिट्राइवल करना, उस डेटा को इकट्ठा करना, उस डेटा को कलेक्ट करना, उस डेटा को एनालाइज करना, है ना, यही काम होता है यहाँ पर MKIS का, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। सो दैट जो मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो उनके पास में रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसी के बेसिस पर वो डिसीजन ले पाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रांचेस एंड मेन ऑफिस, तो जो भी यहाँ पर ब्रांच होती है, जो भी यहाँ पर मेन ऑफिस होते हैं, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करती है इंफॉर्मेशन को ब्रांचेस और मेन ऑफिस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेल सर्विसेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रीडोमिनेंटली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, solely through hypertext and hypermedia, only using face to face meeting without any technological assistance। तो फेस टू फेस तो अब जो मीटिंग्स हैं, है ना, वो खत्म ही होती जा रही है, जूम के थ्रू मीटिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेल सर्विस है वो भी लगातार कम होती जा रही है। तो यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन जो बोर्ड्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जो मेन ऑफिस है और जो ब्रांचेस हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसमें किसके ऊपर टिक करेंगे हम लोग, बी के ऊपर टिक कर देंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है।
एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं मॉड्यूल डी, है ना। मॉड्यूल डी की तैयारी करवा रहे हैं, मॉड्यूल डी की लगातार प्रिपरेशन करवाते जा रहे हैं। ओके, और आज जिस टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है उस टॉपिक का नाम है वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक। और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और इसके सारे पॉइंट्स आपने पूरे डिटेल में समझ लिए हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इस टॉपिक से किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में बनने की उम्मीद है ना, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वेल्थ मैनेजर्स इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम प्रोफेशनल सर्विसेज जो भी यहां पर वेल्थ मैनेजर्स की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसमें ये तीनों आ जाएंगे, है ना। तीनों के तीनों उसमें इंक्लूडेड है। वहां पर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी इंक्लूडेड है, टैक्स प्लानिंग भी है और यहाँ पर जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो भी है। ये तीनों की तीनों इसमें इंक्लूड की गई हैं। इन तीनों से ही यहाँ पर जो प्रोफेशनल सर्विसेज है वो वेल्थ मैनेजर्स की तरफ से किसी जो यहाँ पर एफ्लुएंट क्लाइंट है उसको प्रोवाइड की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स would be exempted from tax under section 54 EC of the act if the entire capital gain realized is invested within how many months of the date of transfer in eligible bonds। तो अगर यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसे अगर कितने दिन के अंदर अंदर उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो ऐसे केस में उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 54 EC। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ हो जाएगा, 9 मंथ्स है, 1 ईयर है या 3 ईयर्स है, इनमें से हम कहां पर टिक करें। तो ऐसे केस में जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा ए के ऊपर टिक करेंगे 6 मंथ। तो 6 महीने का समय मिलता है यहाँ पर, 6 मंथ्स का टाइम पीरियड एप्लीकेबल होगा। 6 महीने के अंदर अंदर अगर री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है तो ऐसे केस में यहाँ पर ऐसे केस में लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ए के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहां पर ए परपेचुअल बॉन्ड इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं किसकी बात करूं, जो परपेचुअल बॉन्ड है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विद, ऑप्शन नंबर ए कहता है 3 इयर्स मैच्योरिटी डेट, बी कहता है 5 इयर्स मैच्योरिटी डेट, सी कहता है 10 इयर्स मैच्योरिटी डेट और डी कहता है नो मैच्योरिटी और अनलिमिटेड मैच्योरिटी डेट। इनमें से कहां पर टिक करें, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारे आंसर को डिफाइन करेगा, हमारे आंसर को बताएगा। तो इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए और करेक्ट आंसर मिलेगा। तो एक जो परफेक्चुअल का मतलब होता है यहाँ पर कॉन्टिन्यू, है ना। अगर हम परफेक्चुअल की बात करेंगे तो परफेक्चुअल क्या होता है, कॉन्टिन्यू, लगातार। एक ऐसा बॉन्ड जिसका जो टाइम पीरियड है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर परपेचुअल का मीनिंग मैंने आपको बताया। परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है, परपेचुअल का मतलब है यहाँ पर कंटिन्यू। तो एक ऐसा बॉन्ड जिसमें यहाँ पर, है ना, देयर इज नो मैच्योरिटी, जहां पर कोई मैच्योरिटी नहीं है या जहां पर अनलिमिटेड मैच्योरिटी देखने को मिलती है ना, जिसमें अनलिमिटेड मैच्योरिटी डेट देखने को मिलेगी या देयर इज नो मैच्योरिटी। तो ऐसे जो बॉन्ड्स हैं उन्हें यहाँ पर परपेचुअल बॉन्ड की कैटेगरी में रखा जाता है, परपेचुअल बॉन्ड की कैटेगरी में उनको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग्स विच टाइप ऑफ एसेट मैनेजमेंट इज नॉट फॉलोड बाय द वेल्थ मैनेजमेंट। तो यहां पर अगर देखेंगे कि इनमें से कौन सा है, जब हम एसेट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एसेट मैनेजमेंट में इन 4 में से ऐसा कौन सा है जो यहां पर वेल्थ मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं है या उसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट, कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट या टेक्टिकल मैनेजमेंट। तो अगर आप देखोगे जो वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें यहां पर कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट इसका पार्ट नहीं है, कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट इसमें इंक्लूड किया गया है, डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट को इसमें इंक्लूड किया गया है, टेक्टिकल मैनेजमेंट में इसको इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। टेक्टिकल मैनेजमेंट क्या होता है, जहां पर विल राइटिंग की जाती है,
है ना। और एक अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट प्लान है यानी प्लान बी जब तैयार करके रखा जाता है तो वहां पर टैक्टिकल मैनेजमेंट आ जाएगा। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है किसी एक ही जगह फोकस करना, किसी एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करना, किसी एक ही टाइप की सिक्योरिटीज के ऊपर फोकस करना, वो रहेगा कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट। तो इसमें जो रॉन्ग है, गलत है, वो बी है। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के एलिमेंट्स की बात करूं तो इनमें से कौन सा है जो उसका पार्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इलिक्विडिटी, रिटर्न, सेफ्टी या रिस्क, है ना। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए। तो कोई 3 ऐसे एलिमेंट है जो यहां पर, है ना, पार्ट होंगे, कोई एक एलिमेंट है जो इसका पार्ट नहीं है ना। तो ऐसे केस में इलिक्विडिटी, ठीक है, इलिक्विडिटी इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, है ना, ये इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर इलिक्विडिटी की जगह क्या हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकता है यहाँ पर, है ना, लिक्विडिटी हो सकता है, लेकिन ये इसका पार्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद में जो रिटर्न है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के ऊपर फोकस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी के ऊपर फोकस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क के ऊपर फोकस किया जाता है ना, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। और लिक्विडिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि इलिक्विडिटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट, फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज, बैंक की तरफ से इनमें से कौन सी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहां पर अंडर राइटिंग की जो सर्विसेज हैं वो ऑफर की जाती हैं, मर्जर एंड एक्विजिशंस की जो सर्विसेज है वो ऑफर की जाती हैं, इक्विटी रिसर्च के ऊपर फोकस रहता है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर दी, है ना। तो यहां पर बैंक तीनों ही तरह की जो सर्विसेज हैं फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं तो अंडर राइटिंग ये बैंक की तरफ से ऑफर होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन, इक्विटी रिसर्च, ठीक है, ये तीनों ही यहां पर ऑफर किए जाते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखेंगे, सेबी हैज मैंडेटेड दैट वन मस्ट हैव ए मिनिमम कॉर्पस ऑफ INR हाउ मच रुपीज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद PMS। तो यहां पर जब PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, PMS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, PMS का पूरा नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां पर आपको बताना है कि सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये मैंडेट किया हुआ है, मैंडेटेड है ये सेबी की तरफ से कि जो भी यहां पर PMS की जो सर्विसेज हैं वो शुरू करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम जो यहां पर कॉर्पस अमाउंट है यानी जो इनिशियल अमाउंट है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, है ना। मिनिमम इनिशियल अमाउंट के ऊपर कितना फोकस करेगा, तो 100 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ या 25 लाख, इनमें से कहां टिक कर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 50 लाख, है ना। जो मिनिमम कॉर्पस है वो कम से कम 50 लाख का होना चाहिए, 50 लाख का होना ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहता है, एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जब हम किसकी, सेबी की बात करते हैं, यहाँ पर जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे चलिए इसमें से हम कहां पर टिक करें, तो एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी है, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, मिनिमम जो नेटवर्थ है वो यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर की कितनी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहता है तो उसके पास में अपना खुद की मिनिमम जो नेटवर्थ है वो होनी चाहिए। तो उसके पास में अपनी खुद की मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, तो 10 करोड़ की होनी चाहिए, 100 करोड़ की होनी चाहिए, 5 करोड़ की होनी चाहिए, या नो सच रिक्वायरमेंट। क्योंकि उसके पास में अपनी खुद की नेटवर्थ होगी तो तभी वो दूसरों की नेटवर्थ को भी मैनेज कर पाएगा, लेकिन जब अपना ही नहीं कर पाएगा तो दूसरों को कैसे कर पाएगा। तो ऐसे केस में सेबी ने यहाँ पर ये एक प्रोविजन इंप्लीमेंट करके रखा है
तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 5 करोड़ की रखी गई है कि 5 करोड़ तो होना चाहिए, 5 करोड़ इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रिसेंट डेवलपमेंट इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एरिया इन इंडिया। अगर आप इंडिया में देखोगे जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं इंडिया में शुरू हो रही हैं, उसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं, व्हाट आर द रिसेंट डेवलपमेंट। हियर आर टू स्टेटमेंट। पहला कहता है नो अपफ्रंट फीस विल बी चार्ज, ऑपरेशनल फीस एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज कैन नॉट एक्सीड 0.5% पर एनम ऑफ द क्लाइंट्स एवरेज AUM। AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ऐसे केस में जो ब्रोकरेज है वो AUM के आधे % से पर एनम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में ए मिनिमम एग्जिट लोड, मैक्सिमम एग्जिट लोड 3% कैन बी चार्ज इन दी फर्स्ट ईयर। अगर कोई पहले साल ही इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा विड्रॉल कर सकता है, कर लेता है, तो एग्जिट लोड 3% का चार्ज होगा, दूसरे साल में 2% का, और तीसरे साल में यहाँ पर 1% का, एंड आफ्टर 3 इयर्स नो एग्जिट लोड एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो कर रही हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये भी सही है और ये भी सही है ना, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इसमें हम कहाँ पर टिक करें। चलिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं दीज आर यूजुअली कंपनसेटेड वाया ए मैनेजमेंट फीस, यूजुअली ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो हेल्ड फॉर ए क्लाइंट। मैनेजमेंट फीस में रेंज फ्रॉम, जो यहाँ पर मैनेजमेंट फीस है वो कितनी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अगर हम किसकी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मैनेजर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें 0.35% से 1% हो सकती है, 0.35% से 2% हो सकती है, 0.50% से 1% या 0.50 से 2%। तो मैनेजमेंट फीस जो है उसकी जो रेंज है वो 0.35% से 2% यहां पर रखी गई है। तो इतनी जो फीस है कैन बी चार्ज। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन सम इंडिविजुअल सेव मनी इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग इट इमीडिएटली। तो बहुत सारे जो लोग हैं, है ना, खास करके अगर आप इंडिया में देखोगे तो वो इमीडिएटली उस मनी को स्पेंड ना करके इंडिविजुअल यहां पर मनी को सेव करने के ऊपर फोकस करते हैं, पैसे को बचाने के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि टू हैव एक्स्ट्रा मनी टू पुट अंडर देयर मैट्रेस। बी कहता है टू कंज्यूम मोर गुड्स एंड सर्विसेज इमीडिएटली। सी कहता है टू हैव ए लार्जर अमाउंट इन द फ्यूचर फॉर कंजप्शन देन व्हाट दे सेव्ड। एंड डी कहता है टू मैच देयर एक्सपेंडिचर टू देयर इनकम। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, टू हैव ए लार्जर अमाउंट इन द फ्यूचर फॉर कंजम्पशन। तो अगर फ्यूचर में जो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पर उसके लिए वो पैसा बचा के रखते हैं जो भी उन्होंने सेव किया है, या फ्यूचर में कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आती है तो उसके लिए भी वो पैसा काम आ जाएगा, है ना, उसका इस्तेमाल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट इज द इक्वेशन मेंशन टू अंडरस्टैंड सेविंग। सेविंग्स को समझने के लिए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है ना, कौन सी जो इक्वेशन है वो यहां पर करेक्टली डिफाइन करेगी इसके बारे में। एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। बी कहता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और डी कहता है इनकम
सेविंग्स को एक्सपेंडिचर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इनकम में से, अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते घटाते हैं, तो ऐसे केस में आपके पास में जो निकल कर आता है वो सेविंग्स होता है ना, वो यहां पर बचत होती है, जो पैसा बचाया है किसी पर्सन ने। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि व्हेन सेविंग्स आर गिवन टू इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन विद द एम ऑफ अर्निंग ए फ्यूचर रिटर्न इट बिकम्स। जब यहां पर जो सेविंग्स वाली अमाउंट है वो किसी इंडिविजुअल को या किसी इंस्टीट्यूशन को, कंपनी को दे दिया जाता है, और मेन एम क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि फ्यूचर में इसके ऊपर एक रिटर्न, इसके ऊपर एक इनकम जनरेट होगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो वो जो मनी यहां पर दी गई है उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जनरेट होगा रिटर्न, है ना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या होता है, रिटर्न जनरेट होता है यहां पर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग माइट इन्वेस्ट देयर सरप्लस मनी फॉर फ्यूचर रिटर्न। तो इनमें से कौन सा है जो यहां पर अपनी सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करते हैं यहां पर, सो दैट फ्यूचर में एक अच्छा खासा जो रिटर्न है वो जनरेट कर सकें। तो ओनली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओनली कॉर्पोरेट एंटिटीज, ओनली गवर्नमेंट एंटिटीज, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंटिटीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ या गवर्नमेंट्स, इनमें से कौन है, किसका नाम आएगा इसमें। तो अगर आप देखोगे इसमें जो नाम आ जाता है वो इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंटिटीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट। अगर इनके पास में कोई सरप्लस मनी है तो उसको ये इन्वेस्ट कर देते हैं सो दैट फ्यूचर में रिटर्न जनरेट हो सके। तो हर लेवल पर ये काम होता है ना, ऐसा नहीं है कि ओनली इंडिविजुअल या कॉर्पोरेटिव्स के लिए काम करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगर इसको देखेंगे, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब दी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कौन सा होता है, तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर उसको कहते हैं एक ऐसा इन्वेस्टर जो यहां पर, जिसके पास में सरप्लस मनी है, जिसके पास में एक सरप्लस अमाउंट है, एंड दैट पर्सन वांट टू इन्वेस्ट, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है यहां पर। तो ऐसे केस में इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन जिनके पास में यहां पर सरप्लस फंड अवेलेबल है, ठीक है, तो जो यहां पर इमीडिएट बेसिस पर उसको कंज्यूम नहीं करना चाहता, तो दे कैन इन्वेस्ट, है ना, ये यहां पर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है, जल्दी से मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ओके है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। हम लगातार आपको RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा पेपर है जो आपके पूरे के पूरे GIB को फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करवा देता है, क्योंकि इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और RBWM में हमेशा टारगेट बना के चलो कि आप 60 प्लस स्कोर लेकर आए, और 60 प्लस जो नंबर है बड़े आराम से लेकर आ सकते हैं आप RBWM में, ठीक है। इसके लिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी होगी, और इतने मार्क्स आराम से आ जाएंगे। इससे भी ज्यादा लेकर आ सकते हो, 65, 70। लास्ट टाइम भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स मार्क्स लेकर आए थे, तो आप भी लेकर आ सकते हैं। इसके लिए सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करनी होगी आपको। हर टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, हर टॉपिक को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, एंड जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। उसके बाद में ईच एंड एवरी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे काम कर लोगे तो बड़े आराम से RBWM में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। चलिए यहीं पर हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आज जिस टॉपिक के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 24, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर क्या होगा यहां पर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं
रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी, यूनिट नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन सम इंडिविजुअल सेव मनी इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग इमीडिएटली। अच्छा, ये तो मैं कल आपको करवा चुका हूं, तो आज कुछ और नए क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। कुछ और नए क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, सो दैट आप बहुत अच्छे लेवल पर अपनी प्रिपरेशन कर सकें, बहुत अच्छे लेवल पर आप तैयारी कर सकें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर मिल जाएंगे। चलो एक यहां पर क्वेश्चन, ये इसको कंसीडर करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इसको कंसीडर करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली ए सर्विस इंक्लूडेड अंडर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो स्टॉक सिलेक्शन है दैट विल बी, है ना, जो स्टॉक सिलेक्शन है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और बी कहता है यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, जब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को मॉनिटरिंग करने की बात आती है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ इट, है ना, मॉनिटरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। एंड सी कहता है डायरेक्टली हैंडलिंग लीगल डिस्प्यूट फॉर द क्लाइंट्स, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी एंड इंप्लीमेंटेशन। इनमें से कौन सा है दैट इज नॉट टिपिकली सर्विस इंक्लूडेड अंडर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? तो यहाँ पर जो सी है ये इसका पार्ट नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन, जब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो स्टॉक सिलेक्शन विल बी पार्ट ऑफ इट। उसके बाद में जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग करना, ये इसका पार्ट है। लेकिन जो डायरेक्टली हैंडलिंग लीगल डिस्प्यूट फॉर द क्लाइंट्स, है ना, ये तो कोर्ट का काम है या लॉयर ये काम करता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर ये काम नहीं देखता है। पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी एंड इंप्लीमेंटेशन, ये भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैनेजर यहाँ पर इस काम को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज फ्रॉम व्हाट अदर एसेट्स माइट ए प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैंडल। तो यहां पर अगर मैं किसकी बात करूं, एक जो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो क्या हैंडल कर सकता है ना। अगर मैं यहां पर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को हैंडल करने की बात करूं, इसको छोड़कर, है ना, और क्या कर सकता है, ओनली बॉन्ड एंड इक्विटीज, प्रीवियस मेटल कमोडिटीज एंड आर्ट वर्क, सोली इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, ओनली गवर्नमेंट एसेट्स। तो जो यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर है ना, जो हैंडलिंग पोर्टफोलियो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर जो अदर टाइप की एसेट्स हैं जिनको इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसमें प्रीशियस मेटल्स, कमोडिटीज एंड जो आर्ट वर्क है, ठीक है, तो या रेयर स्टेम्प्स, है ना, इनको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, दैट कैन बी इंक्लूडेड। तो कौन सा होगा इसमें, हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन कॉर्पोरेट फाइनेंस हाउ इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट परसीव्ड, है ना। जब हम किसकी बात करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है उसको आप कैसे परसीव्ड करेंगे। तो इसमें आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके आंसर को यहां पर करेक्टली इंडिकेट करेगा, जो आपके आंसर को करेक्टली यहां पर डिफाइन करेगा, बताएगा वो कौन सा है। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे, इट्स ओनली पर्टेन्स टू स्टॉक ट्रेडिंग एंड इक्विटी हैंडलिंग। बी कहता है इट इज मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफ बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सी कहता है इट ओनली डील्स विद ए कंपनीज पब्लिक रिलेशंस एंड मार्केटिंग। डी इट फोकसेस ऑन कंपनसेटिंग मैनेजर्स थ्रू मैनेजमेंट फीस। इनमें से हम कहां टिक करें? इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या कौन सा हो जाएगा? बी। तो ये इसका जो मेनली कंसर्न है ना, इसका जो मेनली कंसर्न है वो किसके साथ रहता है? विद द मेंटेनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफ बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स।
तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही एसेट्स को कंसीडर किया जाता है ना, दोनों को ही इसमें कंसीडर करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाउ आर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स टिपिकली कंपनसेटेड फॉर देयर सर्विसेज, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विस डिलीवर करते हैं, तो उनकी सर्विसेज के लिए उनको कैसे कंपनसेट किया जाता है, कंपनसेट करने का तरीका क्या रहता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि उनको ए फिक्स्ड ईयरली सैलरी इररिस्पेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू। बी कहता है कमीशन बेस्ड ऑन ईच ट्रेड दे एग्जीक्यूट। सी कहता है ए मैनेजमेंट फी ऑफन ए परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो दे हैंडल। एंड डी कहता है सोनली थ्रू बोनसेस एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। तो इनमें से कहां टिक करें। तो भाई अगर आप देखोगे तो यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं उनको यहां पर एक मैनेजमेंट फी मिलती है, और जो मैनेजमेंट फी है वो एक परसेंटेज की फॉर्म में होती है। जो भी पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू है, जो भी पोर्टफोलियो वो हैंडल कर रहे हैं उसकी जो भी टोटल वैल्यू है, उस टोटल वैल्यू का एक सर्टेन परसेंटेज उनको यहाँ पर एज ए यहाँ पर कह सकते हैं कंपनसेशन के तौर पर मिलता है, और यही उनकी अर्निंग होती है यहाँ पर। तो इसमें सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या डिफाइन करता है, व्हाट इज द फोर मोस्ट ऑब्जेक्टिव व्हेन डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट गोल्स, है ना। जब भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गोल्स को डिसाइड करने की बात आएगी, है ना, जब भी इन्वेस्टमेंट गोल्स डिसाइड करेंगे तो इनमें से कौन सा है ना, इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। व्हाट इज द फोर मोस्ट ऑब्जेक्टिव व्हेन डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट गोल्स। ऑप्शन नंबर ए डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो अमंग वेरियस इंडस्ट्रीज। बी कहता है ओनली एमिंग फॉर टैक्स सेविंग। सी कहता है यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क। सी डी कहता है सोनली एमिंग फॉर रेगुलर इनकम। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, जब भी किसके बारे में, जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है उसको डिसाइड करने की बात आएगी, तो ऐसे केस में जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो मेन फोकस जो रहता है, जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है उसका मेन फोकस रहता है कि जो यहाँ पर रिटर्न्स हैं उनको यहाँ पर मैक्सिमाइज किया जाए, रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें, और जो रिस्क है रिस्क को यहाँ पर मिनिमाइज करें, रिस्क को कम से कम करें पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो यही मेन ऑब्जेक्टिव रहता है यहाँ पर, और इसी के लिए प्रोफेशनल्स जो पर्सन्स हैं उनकी हेल्प ली जाती है, प्रोफेशनल्स पर्सन से मदद ली जाती है इसमें। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखिए। विच मेथड, है ना, इनमें से कौन सा मेथड है, विच मेथड हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहां पर सिक्योरिटीज की इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर आइडेंटिफाई करना है, उनको पता करना है, तो इनमें से कौन सा जो मेथड है वो यहां पर यूज होगा, कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है डाइवर्सिफाइड एनालिसिस हो जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस होगा, पोर्टफोलियो इवेल्युएशंस आ जाएगा, या फंडामेंटल एनालिसिस होगा। इनमें से कौन सा विच मेथड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो ऐसे केस में जो काम आएगा वो है फंडामेंटल एनालिसिस, है ना। तो इसमें हम किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक करेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो उससे हम किसी सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है, उसको यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर, ये क्या कहता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल गाइडेंस फॉर इन्वेस्टर ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज, है ना। जब भी सिक्योरिटीज को एनालाइज करने की बात आती है, जब भी सिक्योरिटीज की एनालिसिस की जाती है, तो ऐसे केस में अगर हम प्रिंसिपल गाइडेंस की बात करें फॉर इन्वेस्टर्स के लिए, वो क्या हो सकती है ना। व्हाट इज द प्रिंसिपल गाइडेंस फॉर इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज। ऑप्शन नंबर ए कहता है ऑलवेज इन्वेस्ट इन द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स। बी कहता है बाई ए हाई प्राइस एंड सेल ए एट लोअर वन। सी कहता है बाई एट ए लो प्राइस एंड सेल व्हेन इट्स हाई। डी कहता है फोकस ओनली ऑन स्टॉक्स फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेशंस। इनमें से किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर सी के ऊपर टिक करेंगे। और तो क्या करना चाहिए, अगर यहां पर जो प्रिंसिपल गाइडेंस है इन्वेस्टर्स के लिए, जब भी वो सिक्योरिटीज को एनालिसिस करेगा तो लो प्राइस पर बाई करें, है ना, सस्ते में खरीदें, यहां पर लो प्राइस पर बाई करें, एंड सेल व्हेन इट्स हाई, जब यहां पर
प्राइस बहुत ज्यादा है, जब प्राइस हाई हो जाता है तो उस टाइम पर उसको बेचे, उस टाइम पर उसको सेल करें, तो तभी यहां पर बेनिफिट होगा, तभी यहां पर फायदा होगा। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाई इज ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंसीडर बेनिफिशियल फॉर एन इन्वेस्टर। ठीक है, अगर किसी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, है ना, अगर किसी इन्वेस्टर की नजर से देखें, ऐसा क्यों है यहाँ पर कि एक जो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वही यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए अच्छा माना जाता है, वही इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होता है, यहाँ पर वही इन्वेस्टर को फायदा पहुंचाता है। तो इट इंश्योर्स द हाईएस्ट रिटर्न्स। बी कहता है इट मिनिमाइज द रिस्क एज कंपेयर टू होल्डिंग ए सिंगल सिक्योरिटी। सी कहता है इट गारंटीज द सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंट। एंड डी कहता है इट ऑलवेज फोकसेस ऑन वन इंडस्ट्री। तो जब हम वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो ऐसे केस में इसमें जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है ना। यहाँ पर जब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने का मतलब है कि कुछ पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर्स में, है ना, शेयर बाजार में, इक्विटी में, कंपनीज के शेयर परचेज कर लिया, कुछ पैसा आपने बॉन्ड्स में लगा दिया, कुछ पैसा गोल्ड में लगा दिया, कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो इससे क्या होता है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। जब यहाँ पर अगर आप किसी सिंगल सिक्योरिटी को होल्ड करके रखेंगे तो वहां पर रिस्क ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ठीक है, व्हाट इज ए प्राइमरी फोकस ऑफ पोर्टफोलियो अप्रेजल। अगर हम पोर्टफोलियो अप्रेजल की बात करें तो इसका यहां पर प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, प्राइमरी फोकस क्या हो जाएगा यहां पर। अगर हम प्राइमरी फोकस की बात करें, व्हाट विल बी प्राइमरी फोकस ऑफ दिस, है ना, इसका प्राइमरी फोकस क्या होगा यहां पर। चलिए बढ़े हम लोग आगे, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पर किसकी पोर्टफोलियो अप्रेजल की बात करें, जो पोर्टफोलियो अप्रेजल है उसका प्राइमरी फोकस क्या रहता है, किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पर टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो अमंग वेरियस कंपनीज। बी कहता है टू मेजर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ओवर टाइम एंड कंपेयर इट विद एक्सपेक्टेड आउटकम्स। सी कहता है टू आइडेंटिफाई द करंट पॉपुलर स्टॉक्स। डी कहता है टू ऑलवेज इंश्योर ए फिक्स्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर हम प्राइमरी फोकस की बात करते हैं पोर्टफोलियो अप्रेजल की, वो क्या होगा। तो इसका जो मेन फोकस है वो रहता है किसके ऊपर, कि जो रिस्क है उसको मीजर करें, टू मीजर द रिस्क ऑफ एंड रिटर्न। रिस्क और रिटर्न को मीजर किया जाएगा, रिस्क और रिटर्न को मीजर करें सिक्योरिटी के ओवर टाइम,
एंड कंपेयर इट विद एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो जो भी हमने यहाँ पर टारगेट बनाया था, मान लेते हैं पोर्टफोलियो में टारगेट बनाया कि हमें कम से कम 15% का 15% का रिटर्न चाहिए, तो उसके बाद में रिस्क और रिटर्न को जो भी हमें मिला है उसको वहां पर एक्सपेक्टेड आउटकम के साथ में कंपेयर करेंगे। तो अगर उससे उसके उतना ही है या उससे ज्यादा है तो अच्छा है, लेकिन अगर कम है तो फिर हमें यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करने की रिक्वायरमेंट आएगी या उसको फिर रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी हमें। चलिए, और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए, अपॉन फाइंडिंग दैट द करंट पोर्टफोलियो इजंट सेविंग द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव व्हाट एक्शन इज रिकमेंडेड। है ना, जो करंट पोर्टफोलियो है वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को सर्व नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या एक्शन लेना चाहिए। तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को इग्नोर कर दो यहाँ पर, है ना, फोकस ऑन न्यू इमर्जिंग स्टॉक्स, डिजाइन ए न्यू पोर्टफोलियो, सेलिंग अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज एंड परचेज वंस दैट मे एनहांस रिटर्न्स, कीप द पोर्टफोलियो अनचेंज्ड फॉर अनदर डिकेड। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको नया डिजाइन करेंगे, रीबैलेंसिंग करेंगे, जो अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज है उनको बेच देंगे, ठीक है, और जिन सिक्योरिटीज के प्राइसेस अनहांस हो सकते हैं, जिन सिक्योरिटीज के प्राइस बढ़ सकते हैं उनको परचेज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो में यहां पर डिसीजन लेंगे। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कितना स्कोर किया है आपने, जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए अपना स्कोर, जो भी स्कोर आपने किया है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं लगातार RBWM की, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। क्या देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम को पास करने के लिए, अगर आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है यहां पर, और वो क्या, बहुत जरूरी है कि आप किसके ऊपर फोकस करें, आप फोकस करें यहां पर कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर बहुत फोकस करें भाई, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ते जाएं, ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से समझें। जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी तो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करने में आपको हेल्प मिलेगी, और किसी भी क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर फोकस करना है तो इसके लिए आप सिंपली क्या करें, इसके लिए आप विजिट करें adda247.com पर, है ना, गूगल में सर्च कर लो आप adda247। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, जो लिंक आया है जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से adda247 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद में एग्जाम कैटेगरी में JIB CIB के ऊपर क्लिक कीजिए। और जैसे आप JIB CIB के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर आपको एक टैब मिलेगा, कौन सा है, यहां पर टैब मिलेगा JIB मई 2024, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी, और अभी आपके लिए रिसेंटली एक बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ है, जीत JIB मई 2024। ये बाइलिंगुअल बैच है और ये इंग्लिश मीडियम बैच है, और अगर आप JIB के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट करेंगे तो ये दोनों बैच आपको ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में एड ऑन हो जाएंगे, है ना, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। JIB महापैक 2.0 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आज से ही लाइव क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। 6 मंथ्स की वैलिडिटी और 12 मंथ्स की वैलिडिटी दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। 6 महीने की वैलिडिटी भी ऑप्ट कर सकते हो, 12 महीने की वैलिडिटी भी ऑप्ट कर सकते हो। सिंपली यहां पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, और एक कोड आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इस कोड को आप यूज करना, इससे आपको आपके अकाउंट में, है ना, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे आप ये कोड टाइप करोगे Y195, है ना, Y195 ये टाइप करना, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना, तो आपके अकाउंट में 5000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फ्री में एड ऑन हो जाएंगे JIB प्राइम टेस्ट पैक की फॉर्म में। और सिंपली आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके अपना यहां पर फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी मेंशन कीजिए, एंड उसके साथ साथ adda247 एप्लीकेशन के थ्रू एनरोलमेंट करेंगे तो यहां पर आपके 300 रुपए और कम हो जाएंगे, 1% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, 300 रुपए आपके और कम हो जाएंगे, और ये 6598, है ना, कितने में, ये आपको यहां पर 6598 में पूरा कंप्लीट JIB का महापैक यहां पर मिल जाता है। तो आज ही अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर लेना, सो दैट जो क्लासेस हैं वो आज से ही आप अटेंड करना स्टार्ट कर दो। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो सबसे बढ़िया है वो है JIB का महापैक 2.0, क्योंकि इसमें सब कुछ अवेलेबल है, सिंगल बैच भी, आने वाले बैच भी सब अवेलेबल है यहाँ पर। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा।